हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एलटी ग्रेड का कॉमर्स का विषय, जिसमें जो पहला टॉपिक हमने उठाया है वो अकाउंटेंसी का उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में किया है। ठीक है। बाकी आपको इसमें अगर लगता है कि कुछ और चेंजेस या सुधार किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर बताइएगा। तो इस क्लास में मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और जो नेक्स्ट क्लास इसकी होगी उसमें जो है हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कैसे आए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन। लेखांकन क्या है? तो लेखांकन इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है। मतलब ये क्या है? ये व्यापार की भाषा है। तो जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, तो वैसे ही अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार की भाषा लैंग्वेज होती है। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीके से हमने अपने पूरे जीवन में अकाउंट्स पढ़ी है। 11th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, ग्रेजुएशन में पढ़ी है। तो बहुत अगर बेसिक में जाएंगे तो तब वो बात हो जाएगी कि हम फिर अकाउंट्स ही पढ़ने लगेंगे, उसमें रिसर्च करने लगेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है? हमें एग्जाम निकालना है। ठीक है। तो हम फालतू की इधर उधर की बात ना करके टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है। जो हमारे एग्जाम से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग क्या है? सर, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग एक कला भी है, अकाउंटिंग एक विज्ञान भी है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग कला भी है, अकाउंटिंग एक विज्ञान भी है। अच्छा, विज्ञान क्या होता है आपको पता है? विज्ञान का सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज अगर है तो क्यों है, तो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। हर चीज का एक रीजन होता है, हर चीज की एक वजह होती है। ठीक है। और आर्ट क्या है? अगर हम किसी चीज को सीखते हैं, जैसे मान लो कोई तबला बजाना सीख रहा है, कोई गाना गाना सीख रहा है, अब बढ़ई है, वो कारपेंटर वाला काम बढ़िया से कर रहा है, तो वो उसकी एक कला है। तो लेखांकन क्या है? तो लेखांकन जो है ये कुछ नियमों से बना है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर उन नियमों का हम पालन करते हैं तो अकाउंटिंग कर सकते हैं। बट उन नियमों का कितने अच्छे से पालन कर लेते हैं, ये एक कला है। तो हमसे ये सब नहीं पूछा जाएगा कला क्या है, विज्ञान क्या, हमसे ये पूछा जाएगा अकाउंटिंग क्या है। तो हम क्या बताएंगे? ये इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये कला भी है और विज्ञान भी है। अच्छा, किस चीज की कला है या किस चीज की साइंस है? इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तीन चीजें बताई मैंने। पहली क्या बोली? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है लिखना। क्लासिफाइंग मतलब वर्गीकरण। और समराइजिंग मतलब संक्षेपण। ये क्या होता है? तो इसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा अकाउंटिंग साइकिल को देख लें, आइए सबसे पहले यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल को देखते हैं और समझते हैं इस चीज को। तो अकाउंटिंग साइकिल जो है, मतलब जो हमारे पूरे ईयर में जो अकाउंटिंग होती है उसी को हम अकाउंटिंग साइकिल करते हैं। तो सबसे पहले जो भी लेन देन होता है उसकी हम पहचान करते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन। ठीक। अब मान लो आपने परचेज करी, तो आप पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। तो क्या चेक करेंगे? क्या ये फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है? अगर फाइनेंशियल नेचर का है तब तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वरना हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक। तो एक बार हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम उसका मापन करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट करेंगे। सर, मेजरमेंट किस में करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उसका मेजरमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। अब जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, तो आप ये नहीं लिखेंगे इतनी मशीन लाए, उतना फर्नीचर लाए, है ना। आप सिंपली लिखेंगे इतने रुपए का फर्नीचर लाए, इतने रुपए की मशीन लाए।
तो इसका मतलब आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, उसका जो मापन होगा, उसका जो मेजरमेंट होगा, वो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? एक बार हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान कर ली, उसका मापन कर लिया, अब उसको हम वाउचर में लिखते हैं। उसका एक क्या बनता है? वाउचर बनता है। वाउचर एक तरीके का समझ लीजिए ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है। ऑथेंटिकेट करने का मतलब है ये हमें ये अथॉरिटी देता है कि वो ट्रांजैक्शन हम लिखें। ठीक है। फिलहाल तो समझ लीजिए वाउचर क्या है। वाउचर का एक अलग से हम क्लास बनाएंगे, वहां पर हम बताएंगे वाउचर क्या होता है। फिलहाल तो ये समझ लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले उसका वाउचर बनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जर्नल बनता है। जर्नल का इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। तब जर्नल हम पढ़ेंगे तो जर्नल के बारे में डिटेल जानेंगे। तो फिलहाल जर्नल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलेखन। उसके बाद लेजर बनाते हैं। लेजर का मतलब होता है वर्गीकरण। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनता है। ठीक है। और इसी का हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं और ये साइकिल हमारी पूरी चलती रहती है। अच्छा, जर्नल में क्या करते हैं? हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। जैसे आपने 1 तारीख को परचेज करी, 2 तारीख को रेंट पे किया, 3 तारीख को सैलरी पे करी, तो डेट वाइज जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो किस में होती है? जर्नल में होती है। ठीक है। बट फिर सर वर्गीकरण की क्या जरूरत पड़ती है? तो मान लो आपने 2 तारीख को रेंट पे किया, फिर 4 तारीख को कुछ किया, फिर 5 तारीख को कुछ किया, तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि टोटल रेंट कितना पे किया। तो आप क्या करेंगे? पूरे जर्नल को पलट पलट के देखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर बताएंगे। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एक काम करो, रेंट की जितनी भी एंट्री है उनको एक जगह कर लो, सैलरी की जितनी भी एंट्री है उनको एक जगह कर लो, शाम को जितना पैसा देना उसके एक अकाउंट अलग बना लो। है ना? तो मतलब हम क्या करते हैं? हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं लेजर या वर्गीकरण करना। ठीक है। अच्छा, लेजर बन गए हैं। अब साल का आखिरी आ गया है, आपको क्या बनाना है? भाई इसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? लेजर के बैलेंसेस चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं? पूरी लेजर की बुक थोड़ी ना उठाकर देखेंगे। तो हम एक पेपर लेंगे, पेपर में लिस्ट बना लेंगे। ठीक। कि कौन कौन से खाते का क्या क्या बैलेंस है। ठीक है। तो ये जो लिस्ट होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। फिर इस लिस्ट से हम क्या करते हैं? अपने अंतिम खाते बनाते हैं। अंतिम खाते में क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज लाभ हानि खाता बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक खाता। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरी चीज हमारी क्या बनती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा हम लोग बनाते हैं। ठीक है। जब ये फाइनल अकाउंट्स हमारे बन जाते हैं तो फिर मैनेजमेंट क्या करता है? इसका एनालिसिस करता है। ठीक है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर, रेशियो एनालिसिस के थ्रू, है ना? बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए, उसका एक तरीके से व्याख्या करने के लिए। ठीक। दैट इज व्याख्या एंड संप्रेषण। फिर मैनेजमेंट अपना उस हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। तो ये साइकिल आपकी क्या है? हर साल चलती है। ठीक है। तो हम वहां पर क्या बात कर रहे थे? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो ये जो जर्नल में जो काम हो रहा है इसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है। जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। और जब उसका लेजर हम बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं क्लासिफाइंग। क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग। और ये जो फाइनल अकाउंट्स बन गया आपका पूरा, इस पूरी क्रिया को हम बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं? समराइजिंग। ठीक है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले लिखना, फिर उसका वर्गीकरण करना और फिर उसका संक्षेपण करना। ठीक है। तो आइए वापस डिफिनेशन की तरफ। तो डिफिनेशन में हम क्या बता रहे थे कि अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ आर्ट एंड साइंस
अच्छा, किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल में। क्लासिफिकेशन कहाँ हो रहा है? सर लेजर का। और फाइनली जो आपके अकाउंट्स तैयार हो रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स आपके बन के तैयार हो रहे हैं, वो क्या है? बेसिकली समराइजिंग। तो हिंदी में इन तीनों टर्म्स को क्या बोलते हैं? लिखना, वर्गीकरण करना और संक्षेपण करना। ठीक है, चलो वर्गीकरण कर लोगे, संक्षेपण कर लोगे, किस तरीके से करोगे? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, दैट इज प्रभावशाली तरीके से, एक प्रभावशाली ढंग से, इस सिस्टमैटिक वे में। सर ये सिस्टमैटिक वे क्या है? मतलब क्या है? कुछ रूल्स हैं, कुछ गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उन रूल्स को फॉलो करके सिस्टमैटिक वे में हमको क्या करना है? रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया हिसाब रखो, तो आपने क्या किया? एक पेपर में उल्टा सीधा लिख लिया। अब आपसे अचानक से पूछा गया, अच्छा बताओ शाम को कितना पैसा देना है? तो आप क्या कर रहे हैं? पूरी डायरी पलटे पड़े हैं। तो इसका मतलब आपने रिकॉर्डिंग तो करी है, बट आपने सिग्निफिकेंट वे में नहीं करी है, आपने कोई रूल्स फॉलो करके अकाउंटिंग नहीं करी, इसीलिए आप टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डेबिट क्रेडिट का रूल्स फॉलो करते हैं, सिग्निफिकेंट मैनर में उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रभावशाली ढंग से। इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हम केवल उन जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम मनी के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दैट इज मुद्रा के रूप में हमें उन्हें लिखना होता है। ठीक, फिर क्या है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मतलब किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, किस चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हो? ठीक है, किसका कर रहे हैं? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का, मतलब लेन देन और घटनाओं का। तो भाई अब ये लेन देन क्या होता है ना? तो देखो, लेन देन का सीधा सा मतलब कोई भी आर्थिक घटना या कोई भी आर्थिक जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। जैसे मान लो मैंने परचेस किया, तो गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, सेल कर रहे हैं, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, रेंट दे रहे हैं, तो एक खर्चे का पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन मिल रहा है, तो कहीं से इनकम हो रही है, तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? लेन देन है। तो अकाउंट्स में हमको इसको ही रिकॉर्ड करना होता है। सर ये इवेंट्स क्या है? लेन देन तो समझ में आ रहा है, ये इवेंट्स क्या है? देखो, जब ईयर एंड पे फाइनेंस जो हमारे स्टॉक होता है, अंतिम रहतिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक, उसका जब हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, तो वो कोई लेन देन नहीं है, वो क्या है? एक इवेंट है। क्या है? दैट इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है? ये एक इवेंट है। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हम लोग आगे फिर से डिस्कस करेंगे, अभी यहां पर हम लोग उसको जनरली डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी लेन देन है, जो भी घटनाएं हैं, इन ये किस तरह की होनी चाहिए? ये फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। अगर ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है तो इन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, रेंट पे किया, फाइनेंशियल नेचर का है, परचेज करी, फाइनेंशियल नेचर का है, बट एक मैनेजर है, जॉब छोड़ के चला गया, बहुत अच्छा मैनेजर था, जाहिर सी बात है हमको नुकसान होगा, बट वी कैनॉट क्वांटिफाई इट, हम इसका बता नहीं सकते कितना होगा, तो ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार ट्रांजैक्शन या इवेंट्स आपके रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसका क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब जो भी परिणाम है उनका हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या। ठीक है, तो थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया भाई। अच्छा, ये जो डिफिनेशन है ना, इसको मैंने तोड़ के लिखा है पूरा, अगर इसकी आप डिफिनेशन देखेंगे बुक में तो आपको मिल जाएगी। तो वहां पर क्या है? अकाउंटिंग आर्ट of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction events which are at least in part of financial character and interpreting the result thereof। तो इस तरीके से है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है ये डिफिनेशन किसने दी है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA की ये डिफिनेशन है। ठीक है,
तो कुछ डिफिनेशंस मैं आखिरी में लिखवा भी दूंगा, जो अक्सर देखो ये जो एलटी या टीजीटी एग्जाम होते हैं इसमें ये पूछ लेता है कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये भी हमको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा, तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें मैं इसको टेकअप कर लूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, केवल हमको जो पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आना है वही हम पढ़ रहे हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का करेक्टर क्या है, इसका फीचर क्या है, इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहली बात हमने बता ही दिया था, ये कला भी है और विज्ञान भी, इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। ठीक है, तो ये साइंस भी है और कला भी। एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा, कलर कौन सा लें, कलर लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो दूसरा क्या है, इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा है, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते, केवल वित्तीय लेन देन को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जैसे हमने कोई मशीन खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा, तो हम ये नहीं लिखते कि कितना खरीदा, है ना, उसकी क्वांटिटी नहीं लिखते हैं, है ना, उसको हम किस में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कितने रुपए का खरीदा। तो क्या 1 लाख की मशीन खरीदी, 20,000 का फर्नीचर खरीदा, तो जो भी खरीद रहे हो, जो भी बेच रहे हो, सब का सब किस में होगा, मनी के टर्म्स में होगा। ठीक है, फिर क्या है, क्लासिफाइंग, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि लेजर में हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। संक्षेपण करना, मतलब हम आखिरी में रिजल्ट्स को समराइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक, इंटरप्रेटिंग ऑफ रिजल्ट्स, मतलब जो भी परिणाम होते हैं उनका विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। कैसे की जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस का यूज करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक, फिर उसको करने के बाद जो भी है उसका संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेट कर देते हैं मैनेजमेंट को। अब अपने हिसाब से तुम्हें जो डिसीजन लेना है लो। ठीक, तो ये हो गए कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। देन देखो अभी जो है ना, अभी शुरुआत में लग रहा होगा बड़ा बोरिंग बोरिंग सा लगेगा, क्यों, क्योंकि अभी हम इसके प्रैक्टिकल उस पर नहीं आए। ठीक है, अब जैसा कि जो सिलेबस है, सिलेबस तो हमें पूरा करना है ना, एग्जाम में पूछता भी इससे है, तो आपको चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा और ये याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, हमको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, लाभ हानि हमें क्या हुई है ना, साल के आखिरी में हमारी वित्तीय स्थिति क्या है, कितना पैसा लेना है, कितना देना है, कितनी संपत्ति है, कितने हमारे ऊपर दायित्व हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, है ना। तो एक तरीके से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है। देन अच्छा ये जान लेना, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। ठीक है, दैट इज योर आर्थिक चिट्ठा, कई बार एग्जाम्पल ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, तो किसी भी तरीके का फ्रॉड, कोई एरर, कोई त्रुटि, इसको वक्त रहते क्या करना, डिटेक्ट कर लेना और इसको रोकथाम करना। ठीक है, तो कुछ एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस हमारा डिटेक्ट कर लेता है, बट कुछ एरर्स होते हैं जो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे किस तरह के एरर्स होते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, तो जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सूचना के यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाना। फिर क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो भी लेन देन होते हैं उनका व्यवस्थित ढंग से हिसाब रखना। तो क्या होगा इसका एग्जाम, कैसे इसका क्वेश्चन आ सकता है, अब आपको 4 ऑब्जेक्टिव वो बता देगा जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव गलत होगा, तो आपको पहचानना होगा, है ना, या फिर 3 गलत दे देगा, एक सही ऑब्जेक्टिव बता देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा ऑब्जेक्टिव है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको देख लेते हैं। अकाउंटिंग साइकिल तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही ली है, मगर इसमें एक चीज और मुझे डिस्कस करनी थी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, कई बार इसका डिफरेंस होता है। देखो भाई ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके, ठीक है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, थोड़ा समझिएगा इसको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके ये जो तुम्हारा यहां तक का काम है ना,
लेजर तक का काम है, ट्रायल बैलेंस तक का काम है। ये जो काम है ये डेली बेसिस का है, इसको कोई नॉर्मल क्लर्क या अकाउंटेंट करता रहता है डेली बेसिस पे। इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। मतलब पुस्तकों का पुस्तपालन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तपालन। ठीक है, तो ये जो पुस्तपालन का काम है, मतलब पुस्तकों का लेखा जोखा रखना, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। जब बुक कीपिंग पूरे साल चलता है और साल के आखिरी में हमें क्या करना होता है? इससे बनाना होता है फाइनल अकाउंट्स। तो जो ये फाइनल अकाउंट्स बनाने का काम है ये कौन करता है? ये कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट ही कर पाता है। ठीक है, तो ये जो इसके बाद का काम है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग, दैट इज लेखांकन। क्या बोलते हैं? लेखांकन। ठीक, तो ये तो हो गई। बट अगर हम इस पूरी लेखांकन और बुक कीपिंग, इस पूरी नॉलेज की बात करें, मतलब अगर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इस पूरी नॉलेज की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी। एक काम करते हैं, आपको थोड़ा अच्छे इस पे थोड़ा हौच पौच हो गया, आप बगल में समझ लीजिए, यहां पर मैं समझाता हूं। ठीक है, एक मिनट, बस थोड़ा सा देखो। जैसे कि हमको पता है कि हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल, देन लेजर, लेजर के बाद लेजर की बैलेंसिंग करके इसको ट्रायल बैलेंस में लिस्ट आउट करते हैं, और फिर बनता है फाइनल अकाउंट्स। फिर फाइनल अकाउंट्स का क्या होता है? एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, तो जर्नल से लेकर ये ट्रायल बैलेंस तक का जो काम है इसको बोलते हैं बुक कीपिंग या पुस्त पालन। ठीक है, और इसके बाद का जो काम है आपका ये होती है अकाउंटिंग या लेखांकन। ठीक, और ये जो पूरा सेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक मिनट थोड़ा इसको मैं सही से बनाता हूं, सही से बन जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा काम हो रहा है इसको बोलते हैं अकाउंटेंसी, या हम बोलते हैं लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र। तो जाहिर सी बात है जब हम उसको स्टडी करेंगे तो लेखा शास्त्र ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मगर जर्नल बनाना, लेजर में पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस तैयार करना, ये बुक कीपिंग है, इसको क्या बोलते हैं? पुस्तपालन बोलते हैं। ठीक है, और लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस बन रहा है, फाइनल अकाउंट्स बन रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये अकाउंटिंग कहलाता है। इसको हम लेखांकन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेखांकन। ठीक है, और ये हो गया आपका पुस्तपालन। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है? इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको जैसे बोल दिया अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, तो ये स्टेटमेंट सही है ना? तो इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो लेखांकन कहां से शुरू होता है? जहां पे पुस्तपालन खत्म होता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने। अब बात आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कितने तरह की होती है? तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक तो हो गया वित्तीय लेखांकन। फिर आता है लागत लेखांकन। इसमें क्या होता है? जैसे जो इंडस्ट्रीज होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहां पे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है। ठीक है, तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है। हालांकि बहुत सी चीजें हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेटा का एनालिसिस करते हैं डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। फिर टैक्स अकाउंटिंग, इसमें जो आपका कर बन रहा है, जो टैक्स बन रहा है, उसका निर्धारण किया जाता है। फिर किसी व्यापार से समाज पर क्या असर पड़ रहा है, समाज की क्या कॉस्ट लग रही है, तो उसको हम सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन के उसमें लेते हैं।
फिर एक आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है 4 तरह की अकाउंटिंग बता दे, और पूछेगा कि इसमें कौन सा अकाउंटिंग का टाइप नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो ऐसे वो बना सकता है। ठीक, फिर इसके बाद जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, लेखा सूचना के उपयोगकर्ता, यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो दो तरह के यूजर हैं, एक है आपके इंटरनल यूजर्स और दूसरे क्या हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इनको हम आंतरिक और इनको हम बाह्य उपयोगकर्ता बोलेंगे। तो इंटरनल यूजर कौन है भाई, बिजनेस का स्वामी और प्रबंध तंत्र या मैनेजमेंट। ओनर और मैनेजमेंट ये क्या है, इंटरनल यूजर्स हैं। अच्छा, ओनर क्या जानना चाहता है, ओनर जानना चाहता है भाई मेरे प्रॉफिट एंड लॉस क्या है ना, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यही सब तो जानना चाहता है। ठीक, कितनी सेल हुई और कितना प्रॉफिट बढ़ा, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। कोई मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ज़रूरत क्या है, ताकि वो बिजनेस को और ज़्यादा स्मूथली और अच्छे तरीके से रन कर पाए। ठीक, फिर आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जिसमें आते हैं आपके भावी निवेशक, जिनको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो कोई भी आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना अगर चाहता है, तो जाहिर सी बात है आपकी अकाउंटिंग, आपकी बैलेंस शीट वो देखना पसंद करेगा कि आपके बिजनेस में वो निवेश करे या ना करे। क्रेडिटर्स जो आपको उधार देते हैं या कोई सामान आपको उधार देते हैं, तो वो आपको उधार दें या ना दें, उन्हें भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का मन करेगा ना, कि ये डिसीजन उन्हें लेना है कि आपके मतलब आपको उधार दें कि ना दें। फिर कर्मचारी, भाई कर्मचारी काम कर रहा है, वो भी बोनस चाहता है, वो भी अपनी सैलरी इंक्रीमेंट चाहता है, तो वो भी चाहेगा कि क्या प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो ये डिमांड करे कि ना करे। टैक्स अथॉरिटी, जाहिर सी बात है उनको टैक्स कलेक्ट करना है, तो उन्हें भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है देखनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सी स्कीम्स बनाते रहते हैं, तो इनको भी जरूरत पड़ती है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि हाउ इट इज़ कॉस्टिंग द सोसाइटी, जो आपका व्यापार है वो समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, उसमें समाज की क्या लागत लग रही है ना। जैसे मान लो भाई आपकी फैक्ट्री है ना, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उससे नदी नाले से पानी खराब हो रहा है, पेड़ मर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक समाज की कॉस्ट है ना उस प्रोडक्ट को बनाने की। फिर जो जनता है, ग्राहक है, कॉम्पिटिटर है, ये सब कोई आपके क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन यही बन सकता है कि इंटरनल यूजर कौन है, एक्सटर्नल यूजर कौन है, और उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो एडवांटेज तो देखो बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, नियोजन, निर्णय या नियंत्रण, ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हमको हमारी सेल है, गिर रही है तो क्यों गिर रही है, उसको कैसे सुधारा जाए, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सब आप हवा में थोड़ी करेंगे, आपको कहीं ना कहीं डेटा तो चाहिए होगा ना। तो वो डेटा आपको कौन देगा, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देगी। देन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, तो अकाउंटिंग से आपका जितना भी डेटा है अकाउंट बिजनेस का, वो पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से रहता है। ठीक है, टाइमली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। देन यू हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो पूरे वर्ष में क्या लाभ हानि कमाया, आपकी क्या वित्तीय स्थिति है, ये आपको पता चल जाती है बैलेंस शीट से। आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे के बिजनेस से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। आप अपने खुद के पिछले साल के डेटा को इस साल की डेटा से तुलना कर सकते हैं। ठीक, टैक्स कितना बन रहा है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कोर्ट में कोई केस हो गया तो वहाँ ये एविडेंस के रूप में काम आ सकता है। कभी आपको बिजनेस अगर बेचना पड़ रहा है तो उसकी वैल्यूएशन में ये काम आएगा। आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक भी आपसे क्या मांगेगा, भाई बैलेंस शीट दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ। ठीक है, और टाइमली अगर कोई धोखेबाजी या त्रुटि हुई है तो उसकी रोकथाम हो सके, पकड़ हो सके, दैट इज डिडक्शन एंड
प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। देखो अगर समझ में नहीं आया ना क्या लिखा हुआ है तो मैं बोल रहा हूं तो उसको एक बार रिपीट करके देख लेना। देन अब बात करते हैं, अच्छा इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज देखो अकाउंटिंग के नहीं है, ये तो हम लोग के हैं जो हम लोग करते हैं। पर्सनल जजमेंट, कई बार अकाउंटेंट पर्सनल बायस्ड हो जाता है, अपने हिसाब से रूल्स बना लेता है ना। तो वहां पर कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इफेक्ट होती है, अगर वो इंड एस क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, अपना खुद का निर्णय लगा रहा है ना, किसी एंट्री को पास करने में, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट फिर क्या होगा, आपकी अकाउंटिंग वरी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, तो व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, फिर क्या है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि इसमें हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होते हैं। फिर देखो जैसे तुमने मशीन 1 लाख की खरीदी है, बिल्डिंग 20 लाख की खरीदी है, तो बैलेंस शीट में तो हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट या ऐतिहासिक लागत पे ही रिकॉर्ड करते हैं। अब करंट में उसकी वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, तो जो हमारी बैलेंस शीट है वो कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती है, जब तक हम उसका या तो रिवैल्यूएशन करें बैठ के। फिर है विंडो ड्रेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है लिमिटेशन में। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग मतलब ऊपरी दिखावट, कई बार अकाउंटेंट झोल माल करके आपको ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देंगे जो कि रियलिटी में है नहीं। ठीक है, तो ये अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कई बार बहुत बार पूछता है ये मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, मतलब रिलायबिलिटी। अच्छा कोई भी सूचना रिलायबल कब होगी, जब वो फैक्चुअल हो और वेरीफाइएबल हो। वेरीफाइएबल का मतलब ये कि उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब जैसे आपने सेल की एंट्री तो कर दी, बट मैंने कहा अच्छा कहाँ से करी, अब आपके पास कोई इन्वॉइस ही नहीं है, कोई वाउचर ही नहीं है ना, तो इसका मतलब उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो क्या उसका वेरीफाई कर सकते, नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन वेरीफाइएबल नहीं है। तो अगर आप अकाउंटिंग हवा में कर रहे हैं तो आपकी अकाउंटिंग क्या रिलायबल नहीं है। तो आपकी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल होने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अकाउंट में तुमने एंट्री की है, उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका एक प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, तो जब ऑडिट होता है तो उसमें प्रमाण ही मांगा जाता है कि भाई ये एंट्री तुमने कहां से की, इसका इनवॉइस दिखाओ, इसका पर्चा दिखाओ। दूसरा क्या है प्रसा ये रेलेवेंस, प्रशासन, ये है, इसको पढ़ लेना यार, थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, प्रासंगिकता। हाँ, अननेसेसरी और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो ये जो फालतू की इंफॉर्मेशन है या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हमें अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो अब तुम्हारी करोड़ों की कंपनी है, करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, अभी 4-5 हज़ार रुपए की अगर चाय पिला दी हो तो इसके लिए ये थोड़ी कि हम अलग से चाय का एक अकाउंट खोलें, है ना, उसको क्या करो, उसको मिसलेनियस में डाल दो। तो छोटे मोटे खर्चे हैं जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है मेरी डिसीजन मेकिंग को लेके, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को मिसलेनियस में डाल दिया जाए, है ना। तो आपकी अकाउंटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें बहुत सारे अननेसेसरी या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर। तो जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ आपके निर्णय को प्रभावित करती है, वही चीज़ आपकी अकाउंटिंग में होनी चाहिए, तब तो इसको प्रासंगिक कहा जाएगा। फिर क्या है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब बोधगम्यता। तो जो भी आपकी अकाउंटिंग है, मेथड्स हैं, दे शुड बी सिंपल एंड लॉजिकल, तार्किक होने चाहिए और आसान होने चाहिए। मतलब जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, जिसको बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग नहीं पता है, वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझ ले। तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन लगा देंगे, है ना, कुछ टिप्पणी लिख देंगे, ताकि जो अकाउंटिंग नहीं समझता उसको भी समझ में आए। फिर क्या है कंपेरेबिलिटी, तुलनीयता, मतलब जो तुम्हारे करंट ईयर के फिगर हैं वो प्रीवियस ईयर के फिगर से तुम तुलना कर पाओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो,
जो भी टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, ये नहीं कि हर साल बदल लो। जैसे पिछले साल डेप्रिसिएशन में हमने WDV मेथड लगाया, तो इस साल SLM कर दिया, फिर अगले साल कुछ और कर दिया। तो ये सब करोगे तो फिर तुम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ, जहाँ जरूरी हो जाएगा वहां तो देखो चेंज करना ही पड़ेगा, बट आप थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए अपनी मेथड्स को लेके, टेक्निक्स को लेके, अकाउंटिंग को, तब जाके ही कंपेयर हो पाएगा। फिर क्या है, फेथफुल प्रेजेंटेशन। तो वही बात आ गई, विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी है, निष्ठावान प्रस्तुति कीजिए। जो भी आपके बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सच्चे होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे कि एक एक रुपए का सही सही हिसाब हो, देखो गलती तो किसी से भी हो सकती है, बट उनको बनाने के पीछे का जो आपका उद्देश्य है वो सच्चा होना चाहिए, दैट इज ट्रू एंड फेयर। तो ये क्वालिटीज हैं अकाउंटिंग की, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा हम डिफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज अ मींस ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, RN एंथनी ने। बस देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कोई भी एक शब्द पकड़ लीजिए और उससे आप थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा कि ये के एंथनी ने, जैसे नियरली एवरी बिजनेस से स्टार्ट हो रही है, तो आप समझिए किसने दी है, RN एंथनी ने। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो सेट ऑफ बुक्स ऐसे बोला है किसने, JR बैटली बॉय। बुक कीपिंग इज अ आर्ट एंड साइंस, देखो पूरी डिफिनेशन मैंने नहीं लिखी, किसने बताया, RN कार्टर। तो ऐसे याद कर लेना, बुक कीपिंग इज अ आर्ट, केवल आर्ट बोला किसने, नॉर्थ कोट ने। ठीक, फिर ये देखो आ भी चुका एग्जाम में, पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा जोखा करने की कला है। ये किसने बोला, स्पाइसर एंड पैगलर। फिर व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला वह विज्ञान पुस्तपालन है, ये किसने बोला है, JR बैटली बॉय। पुस्तपालन वह विज्ञान व कला है जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेन देन का लेखा हिसाब की पुस्तक में किया जाता है, ये बताया है आपका कार्टर ने। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आज की क्लास में मैंने कवर करी हैं। ठीक, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। और हाँ, चैनल अगर आपको सही लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि देखिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, कोई भी चीज़ को करने का मन तभी करता है जब आपको उसका एक तरीके से प्रोत्साहन मिले। तो मेरे अगर लाइक्स बढ़ते हैं, चैनल ग्रो करता है, तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मैं चीज़ों को और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।